चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती दिवस है। पिछले साल उनके जन्म दिवस के कुछ समय पहले ही मेरे परिवार और मेरे पार्टी में टूट हो गई थी। आगे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का समर्थन मिला है। पिछले साल अपने पिता के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा निकाली और इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं रामविलास पासवान के जन्म दिवस पर 5 जुलाई को हाजीपुर में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 7वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव में 8 अक्टूबर को इसी तरीके से प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हम लोगों ने तमाम दल के नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए हैं। कोई बाद में नहीं बोले कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। आप सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस 5 जुलाई को होता है और ये 5 जुलाई का दिन हमेशा परिवार के लिए और हमारे नेता के शुभचिंतकों के लिए, उनके समर्थकों के लिए हमेशा से एक खुशी का दिन रहा है। मैंने खुद अपने जीवन में लगभग 40 साल उनके साथ खुशीपूर्वक इस दिन को मनाया। घर में खुशियां बांटी गईं, साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। पर इन 40 सालों में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नेता की मौजूदगी, मेरे पिता की मौजूदगी उनके जन्म दिवस पर ही नहीं होगी। यकीनन पिछले ये 2 साल उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना कठिन रहा है, भावुक रहा है, परिवार के लिए पीड़ादायक रहा है। पर फिर भी जयंती दिवस है उनका और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत ही दी है इन 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है। पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन। वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और पिछली 5 जुलाई 2021 को पटना एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। और उस दिन जिस तरीके का एक जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला, अब या तो कहीं ना कहीं से मेरे नेता, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जिसकी वजह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला। याद है मुझे पिछली 5 जुलाई का वो दिन, धूप भी थी, गर्मी भी थी और आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे बादल भी आने लगे, आंधी भी चली, बरसात भी हुई जमकर। ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। कई और राज्यों में स्थायी सरकारों को गिराकर वैकल्पिक सरकारों को बनाया गया। मणिपुर उसका उदाहरण है, जेडीएस के साथ जिस तरीके से कर्नाटका में हुआ, या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दूसरे गठबंधन में आना, कमलनाथ जी की सरकार का गिरना और शिवराज जी की सरकार का वहाँ पर बनना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न और राज्यों में हुई है, जिसकी संभावना से बिहार में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, इसकी संभावना से ऐतराज़ नहीं किया जा सकता। पर कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस तथाकथित बिहार में होगा नहीं, मुझे नहीं पता। पर उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किसी और ऑपरेशन की शुरुआत वो करेंगे, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनने की होड़ बिहार में हो गई है, भाजपा बड़ी पार्टी, पहले राजद बड़ी पार्टी, फिर भाजपा बड़ी पार्टी, फिर पुनः राजद बड़ी पार्टी। तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ क्यों चल रही है भैया? ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ इसलिए भी हो सकती है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई मौजूदा सरकार गिरती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है,
तो ऐसे में राज्यपाल महामहिम संवैधानिक तरीके से सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ भाजपा बनना चाहती है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने तो भैया हमें बुलाएं सरकार बनाने के लिए। अब राजद ने उसमें पहल ले ली है, तो क्या जब राजद ऐसी कोई पहल करेगी भैया सरकार बनाने के लिए हमें बुलाएं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे? ये तमाम परिस्थितियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में, और मैं मानता हूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियाँ बिहार में उत्पन्न होंगी। हाँ, तो ये तो रहा ही है भैया, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार बिहार में ये तो चलता ही आ रहा है। ये तो भाजपा को इस पे जवाब देना है ना कि भाई इतना नतमस्तक क्यों भाजपा अपनी नीतियों पर बिहार में नहीं उतर पाती है। सीए एनआरसी सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी इनकी योजना, उसके खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं। जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा? आपको जातीय जनगणना पर देश भर में आप अपनी अलग राय रखेंगे, यहाँ पर आप साथ में इनके सहमत हो जाएंगे। विभिन्न और विषयों पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अलग राय होती है, पर बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा एतराज़ 2020 विधानसभा के चुनाव में हुआ था, कहा जाता है कि भैया सीटों को लेकर मुझे इशू था। एक तरफ डेफिनेटली यस, भाई मेरी पार्टी के इतने नेताओं ने मेहनत की, सीटों की संख्या मेरे लिए मायने रखती थी। 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, जो पार्टी इससे पहले 150 सीट, 75 सीट, 42 सीट, अब 15 सीट, अब जिस तरीके से सीटों की संख्या गिराई गई वो तो एक ऐतराज़ का कारण था ही। मेरा सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस पे मैंने मेहनत की, मेरे नेता अपनी अंतिम सांस तक जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते रहे, उसको आप सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और मैं यही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के समझ भी रखी थी कि क्यों आप सात निश्चय पर आप काम कर रहे हैं, क्यों सात निश्चय के साथ आप जा रहे हैं, जबकि सात निश्चय एनडीए गवर्नमेंट का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। सात निश्चय महागठबंधन के वक्त बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन में थे, उस वक्त सात निश्चय बना था। आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है कहाँ? सरकारी एजेंडे में भाजपा का एजेंडा है ही नहीं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, तो क्या गलत बोल रहे हैं? भाई उन्हीं के ही पार्टी के एजेंडे पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उन्हीं के साथ तो चल रहे हैं ये लोग, तो क्या गलत है इसमें? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।